हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आप लोग को सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो देखने को मिलेंगे। और प्रतिवर्ष ऐसे प्रश्न पेपर में आते रहते हैं और हो सकता है सेम टू सेम ना, लेकिन सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। जिससे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्न में से इतने का सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा है। सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा है मतलब नज़दीकतम मान कौन सा है। 4 विकल्प दिया हुआ है आपको, ए बी सी डी आप देख रहे हैं। तो इसका सिंपल से एक लॉजिक ये है कि आप देख रहे हैं कि जो दिया हुआ है 2.9 7.9, देखिए क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं आराम से। बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत अच्छे लगेंगे आप लोग को। 1 मिनट भी एक प्रश्न में नहीं लगेंगे, मुश्किल से 40-50 सेकंड लगेंगे बस, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, समझिएगा अच्छे से। देखिए दिया हुआ है 2.9 इंटू 7.49 बाई 11.51, ठीक है। इसका सन्निकट मान निकालना है तो हमें ये ध्यान देना है कि देखिए जब भी ये 5 से बेसी रहे पॉइंट में, 2.9 है मतलब ये करीब 3 हो गया, और 7.49 है 5 से कम है। यदि 7.51 हो जाता तो इसको 8 कर लेते हैं, लेकिन 7.49 है 5 से कम है तो इसको हम 7 ही लिखेंगे। और यहाँ पे 11.51 है मतलब 5 से बेसी हो गया तो क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। देखिए 3 इंटू 7 11 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा। या तो यहीं पे हमारा 3 4 जा 12 हो जाता, तो यहाँ पे 7/4 भी आ सकता था, लेकिन हमें 3 इंटू 7/12 दिया हुआ है, 3 इंटू 7/12 हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेती है। देखिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, तो आप ये बताइए कि सुबह 6 से दोपहर 3 के बीच में समय कितना होगा। समझिएगा अच्छे से। सुबह 6 मतलब 6 AM हो गया, 6 AM तो बोल रहा है 3 PM, 6 AM टू 3 PM, बात को समझिएगा। 6 AM टू 3 PM के बीच में टाइम। एक प्रश्न आपको घड़ी से संबंधित आएगा ही आएगा, तो समझिएगा अच्छे। जितने भी प्रश्न हम आज लिए हुए हैं वो सभी प्रश्न आपके पेपर के लिए 100% महत्वपूर्ण है, और आपको पेपर में देखने को मिलने ही वाले हैं। 100% मिलेंगे, 100% ही मिलेंगे। अंक बदल जाए, टाइम बदल जाए, लेकिन एक ठो ऐसा प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न, और जो भी आगे लिए हैं वैसा प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे। हम बहुत अच्छे से अध्ययन करके आपके कई सेटों को देखते हुए प्रश्न बनाए हुए हैं, और सभी के सभी आपके पेपर में मिलेंगे, समझिएगा अच्छे से। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी पूछा गया है। तो समझिए 6 बजे सुबह से लेकर 3 बजे शाम तक आप समझ सकते हैं कितना टाइम होगा। तो बताइए, हम जानते हैं कि जो टाइम कितना होगा, 6 से 6 हो गया। देखिए 6 बजे सुबह से 12 बजे तक जाएंगे, ऐसे तो 9 आवर होगा हमें दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि सुबह 6 से दोपहर 12 तक कितना हो जाएगा। सुबह 6 से दोपहर 12 तक 6 घंटा होगा, और 12 बजे के बाद फिर 3 बजे तक 3 घंटा और हो जाएगा। टोटल 9 घंटा होगा। तो हमें ये पता है कि घंटे वाली जो सुई होती है वो हमारा कितने में 12 घंटे में जो है, हमें पता होता है कि जो घंटे वाली सुई होती है 12 घंटे में एक राउंड पूरा मारती है। यदि 12 घंटे में एक राउंड पूरा मारती है मतलब 12 घंटे में 360 अंक घूमती है, ये पता होगा। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360/12, मतलब कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 30 अंश। अब एक घंटे में 30 अंश घूमेगी, और हमारा 6 बजे से 3 बजे तक 9 घंटा हो रहा है, तो 9 घंटे में कितना घूमेगी, गुण 33 अंश। तो 270 अंश हमारा आंसर आएगा। नहीं समझ में आया। देखिए टोटल टाइम 9 आवर हो गया। हमें पता है कि जो घंटे की सुई होती है 12 घंटा में एक राउंड मारती है, तो 12 घंटा में एक राउंड मतलब एक गोला घूमेगा, तो एक गोला हमारा जो होता है वो टोटल 360 अंश का होता है, पता होगा। 12 घंटा में 360 घूम रहा है, तो एक घंटा में 360/12, मतलब एक घंटा में 30 अंश घूमेगा, और टोटल 9 घंटा लगा है हमें सुबह 6 से लेके 3 बजे तक के बीच में। तो 9×3 = 27, 270 अंश घूमेगा 9 घंटे में। 270 अंश मतलब हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छे अच्छे हैं सब। तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि एक आयत जिसकी भुजाएं, बोला है केवल प्राकृतिक संख्याओं में है। एक आयत जिसकी भुजाएं का क्षेत्रफल 24 सेमी स्क्वायर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। बताइए, आयत से प्रश्न आया हुआ है कि एक आयत जिसकी भुजाएं का क्षेत्रफल 24 सेमी स्क्वायर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। देखिए हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है
वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबाई गुणे चौड़ाई बताया कि 24 सेमी स्क्वायर है। देखिए 24 सेमी स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि 24 गुणते 1 हो जाए, है कि नहीं, और हो सकता है कि 12 गुणते 2 हो जाए, हो सकता है कि 6 गुणते 4 हो जाए, या हो सकता है कि 8 गुणते 3 हो जाए। अब बोला क्या है, तो यदि उसका क्षेत्रफल इतना है तो बोला उसका परिमाप नहीं हो सकता। तो देखिए परिमाप परिमाप निकालेंगे इसका तो क्या होगा, क्षेत्रफल तो इतना हो सकता है, 24 को निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमारे इतने बन सकते हैं। इसका उल्टा ही बन सकता है, 24 गुणते 1 1 गुणते 24, तो मान लीजिए एक ही हुआ। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई 24 गुण धन 1, तो 2 24 1 25, 2 गुणते 25 कितना आएगा 50। इसको समझिएगा, 2 12 धन 2, तो 12 और 2 14, 14 दूनी 28, तो 28 आएगा। ये समझिएगा 2 6 धन 4, परिमाप ये होता है ना, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो 6 4 10 दूनी 20, ये हो गया। और ये लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट में 8 + 3, 8 3 11, 11 दूना 22। बोला है परिमाप नहीं हो सकता, तो देखिए हमारा 22 विकल्प में दिया हुआ है, 20 विकल्प में दिया हुआ है, और 28 जो है विकल्प में दिया हुआ है, तो 50 जो नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ये जो होगा 50 नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 24 से 25 टू, हाँ यही आएगा, तो 50 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ लेकिन 50 विकल्प में हमें दिया नहीं है, तो 50 विकल्प में दिया नहीं है, तो विकल्प में हमारे या तो ये हो, ये तो होगा नहीं, ये सब तो होंगे नहीं, सॉरी सॉरी, ये तो होंगे नहीं, तो 25 हमारा विकल्प में, ये मतलब कि ये सब तो होंगे, और 25 ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा इन सब से नहीं बन रहा है, तो परिमाप 25 नहीं आ सकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बोला था कि जो क्षेत्रफल है वो 24 सेमी स्क्वायर है, तो परिमाप क्या नहीं हो सकता, तो परिमाप ये सब तो हो सकते हैं। तो विकल्प में देखिए 20 22 28 ये तो दिए हुए हैं, 20 है 22 है 28 है, तो ये 50 होता तो ये भी हो सकता था हमारा, लेकिन जो 25 है वो नहीं मिल रहा है, अर्थात 25 होंगे। क्वेश्चन अच्छा था। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये जो प्रश्न है आपका ये रीजनिंग टाइप का है, तो समझिएगा अच्छे से, बहुत अच्छा है, आपके पेपर में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। 910 821 732 643, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था इसलिए हम ले लिए थे कि शायद आपको पेपर में दिक्कत कर दे। समझिएगा इसको। देखिए ये जो हमारा सीरीज है ये क्या क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। 910 से 821 हो गया, 821 से 732 हो गया, 700 से 600 हो गया। मतलब हमें क्या महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें से माइनस हो रहा है। तो देखते हैं माइनस क्या हो रहा है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 82 21, मतलब 89। यहाँ पे 89, इन दोनों में डिफरेंस आप घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 89 आएगा, और इसमें करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 1 11 में से 2 गया 9, 89 7 3 8, 89 हो गया। अब यहाँ पर भी 89 आएगा, और इसमें से 89 माइनस कर लीजिए, 643 में से आप 89 को माइनस कर लीजिए, 13 में से 9 गया कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 लास्ट में जिसमें होगा, तो ये 3 विकल्प मिल रहे हैं। फिर से और देख लेते हैं। ये कितना हो गया, 11 में से 8 गया, तो 8 2 10, 1 11, 3 आएगा, 3 3 4, 3 और 4 लास्ट में, 3 और 4 34, किस में है 3 4, वो सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा ये कितना हो गया 4 आ गया, और यहाँ पे 6 कैरी दिया था तो कितना हो गया 13 में से 8 गया, 8 5 13 5 होता है, अरे 5 5 4 5 5 4, मतलब कौन सा हमारा विकल्प ये सही हो गया। बहुत ही सिंपल था, सभी में डिफरेंस 89 हो रहे थे, 89 89 घटता जा रहा था, तो लास्ट वाले में से भी 89 माइनस कर लिए हम, और माइनस करने पर जो आया आंसर वो हो गया हमारा 554, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा एवरेज से है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। देखिए लिखा हुआ है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य जो है 74 है। 2022 में ये भी फर्स्ट सेट में आया हुआ था कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70 75 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करो। देखिए दिया हुआ है कि हमारा 5 विषयों का जो माध्य है वो 74 है, तो 5 विषयों का माध्य 74 है, तो 5 विषयों में माध्य 74, तो 5 विषयों में कुल अंक कितना होगा। 5 सब्जेक्ट में कुल अंक निकाला जाए, तो यदि कुल अंक निकाले हम लोग, कुल अंक कितने में 5 सब्जेक्ट में,
तो कितना आ जाएगा 74 गुणित्ते 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 चौका 20 का 0 हासिल आया 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 मतलब 370 आ गया। तो 5 विषयों में तो इतना आ गया और 3 विषयों में दिया है 70, 75 और 80 पाया है। देखिए 3 विषय में कितना पाया है 70, 75 और 80 तो कितना हो गया ये जोड़ेंगे तो 5 आ गया और 7 7 14 17 21 22 225 आ गया। तो शेष अंक कितने बच गए दो लोगों का मतलब 370 में से 225 को हम माइनस कर लें तो 370 में से 225 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आ गया ये और 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7 का 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा और 145 आ गया। तो देखिए शेष दो विषय बचे थे क्योंकि 3 विषय ये 5 विषय थे तो पाँचों विषय का ये था 3 विषय का ये तो माइनस करें 2 विषय का आ गया। तो बोला गया कि बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य। अब 2 विषय का माध्य निकालेंगे इसका 2 का एवरेज निकालेंगे माध्य निकालेंगे तो 145/2 कर लेंगे तो 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 पंजे 10 72.5 मतलब विकल्प बी हमारा सही होगा। समझ में आ रहा है। देखिए 5 विषय का माध्य दिया हुआ था तो कुल अंक निकालेंगे तो हम 5 से गुणा कर लेंगे तो टोटल अंक आ जाएगा हमारा और 3 विषय में हमें अंक दिया हुआ है तो कुल जोड़ लेंगे तो इतना आ गया। अर्थात ये पाँचों विषय के अंकों को 3 विषय में से माइनस करेंगे तो 2 विषय के अंक आएंगे। तो इसका 2 विषय का शेष विषय का माध्य पूछा है तो माध्य मतलब बटा 2 72.5 एक हमारा एवरेज से भी आता है। ये भी क्वेश्चन हमारा अच्छा था बहुत हार्ड नहीं था लेकिन अच्छा था। एक क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा विभाजन से दिया हुआ है। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा बोला है। भाज्य पूछा है तो देखिए लोग सूत्र जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है हम लोग को पता होना चाहिए एक छोटा सा फार्मूला होता है जो कि छोटी कक्षाओं में 7 8 में आप पढ़े होंगे 6 में पढ़े होंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये पता होना चाहिए ये एक फार्मूला होता है इसी के हेल्प से ये प्रश्न हल होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमें याद होना चाहिए। एक प्रश्न इस टाइप के भी हमारे पेपर में आ जाते हैं और करीब करीब सभी परीक्षाओं में भाज्य भाजक भजनफल शेष से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न में बोला गया है कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है देखिए बोला है कि भाजक जो है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है मतलब 5 गुणित्ते भागफल। जो भाजक होगा वो भागफल का 5 गुना है मतलब भाजक बराबर 5 गुणे भागफल। और पुनः बोला है कि जो भाजक है वह शेषफल का 4 गुना है मतलब 4 गुणित्ते शेषफल। और यदि हम इसको इक्वेशन 1 बना ले इसको इक्वेशन 2 बना ले दिख रहा होगा आपको। यदि इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना ले तो देखिए भाजक हमारा क्या आ जाएगा। भाजक देखिए बोला है कि यदि शेषफल 5 है दिया है शेषफल 5 है तो 4 गुणित्ते 5 बराबर भाजक आ गया 5। यदि भाजक 5 आ गया तो समीकरण 1 से यदि हम कर ले समीकरण 1 से तो देखिए समझिएगा समीकरण 1 से कर लें तो हमारा ये क्या आ जाएगा हमें दिया हुआ है भाजक बराबर 5 गुणे भागफल। अच्छा तो भाजक कितना आ गया 20 हो गया तो भाजक यहाँ 20 हो गया तो 5 गुणित्ते भागफल तो भागफल भी यहाँ से आ जाएगा। और यदि यहाँ से भागफल निकालें तो भागफल कितना हो जाएगा ये 20 है और ये 5 बटे में आ जाएगा तो 5 चौके 20 4 आ गया भागफल। तो अतः भाज्य निकाल लीजिए। तो भाज्य हम सूत्र तो जानते ही हैं कि क्या होता है भाजक। तो भाजक हमारा कितना आ गया 20 हो गया 20 भाजक गुणे भागफल तो भागफल कितना आ गया 4 और प्लस शेषफल 5 तो हमारे प्रश्न में यहाँ पे दिया ही था शेषफल 5 तो प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5। देखिए कितना हो गया 20 चौके 80 और 80 और 5 कितना हो गया 85 तो 85 हमारा आंसर आएगा। 85 विकल्प नंबर बी पे बी दिया हुआ है ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि 5 क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या 5 क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए 2022 के ये भी प्रश्न है पेपर में आया हुआ है ऐसा इस बार भी आएगा 100% आना ही आना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत सरल भी क्वेश्चन है। देखिए 5 क्रमांक संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। यदि क्रम से संख्या रखेंगे तो पहली संख्या मतलब क्या हो जाएगी 48 होगी। पहली संख्या क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। दूसरी 49 है तो 49 हो जाएगी और 5 क्रमागत है तो आगे 50 होगी
51 होगी। कितना हो गया, 1 2 3 4, एक और ले लीजिए, 5 हो जाएगी क्रमागत, क्या होगी 52 हो गई। अब बोला क्या गया है, इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल, सम संख्या क्या क्या है हम निकालेंगे सम संख्या, तो सम क्या 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 है हमारा, 48 हो गया, 50 हो गया और 52 हो गया। बोल रहा है इनका गुणनफल। अब देखिए गुणा कर लीजिए, तो 48 50 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 55 40 का जीरो हासिल आया, कितना 40 का जीरो हासिल आया 4, 5 के 20 4 24, तो 24 पे आके क्या है, एक जीरो ये भी है तो डबल जीरो हो गया। अब गुणते 52 कर लीजिए, अब 52 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 का 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 24 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 124 हो जाएगा, और जीरो है तो 2 जीरो लग जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 124800, 124800 हमारा आंसर नंबर ये हमारा 100% करेक्ट आ जाएगा। करेक्ट था ही 124800, समझ में आया क्या किए हम कि बोला गया था 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है, दूसरी संख्या 49 है तो पहली एक क्रमागत बोला है तो क्रम से एक आगे आ जाएगा, पहले आ जाएगा 48 हो जाएगा, और 1 2 होंगे 3 आगे 50 51 52। आगे बोला गया कि सम संख्याओं गुणनफल, तो सम संख्या इसमें 48 था, 50 था और 52 था। इन तीनों का गुणनफल जो है कितना है, हाँ गुणनफल पूछा ही है। 48 और 50 से गुणा कर लिए 2400 आ गया, और 52 से गुणा कर लिए तो 124800 आ गया। आराम से आप सिंपल रूप से 1 मिनट में कर लेंगे। ऐसे आप सीटेट पेपर दे रहे हैं, सीजीएल वगैरह का पेपर नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग के पास इतना टाइम तो रहेगा ही, यूपीएसआई के पेपर नहीं दे रहे हैं, सीटेट के इतने टाइम तो आपके पास रहता ही है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं 100%। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है आपका, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए बड़ी और छोटी भिन्न प्राप्त करने के लिए हम आसानी से ऐसे कर सकते हैं, समझिएगा अच्छे से। देखिए हमें पहले जो जो हमारा भिन्न के रूप में दिया है 1/2, 1/3, 1/4, 5/6 और 3/4, इसको कर लेते हैं। तो एक तो बहुत सिंपल सा काम होता है कि हम डिफरेंस से कर सकते हैं, एक पॉइंट से। खैर ये पॉइंट से भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी आ जाएगी कि वो छोटे छोटे भिन्न दिए हुए हैं तो पॉइंट से कर सकते हैं, किसी और से करने का आवश्यकता नहीं है। बड़ा बड़ा दिया रहता है तो हम और भी तरीका करते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके भी चेक कर लेते हैं, छोटे वाले को काटते जाएंगे फिर बड़े छोटे अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सिंपल हम आपको बता रहे हैं, 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा, 2 पंजे। 3 से करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 0.33 आएगा। 4 से करेंगे एक में तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे भी 0.25 आएगा। और 6 से करेंगे तो 6 अट्ठे 48, 8 आएगा, 6 अट्ठे 48, 2 50 और 6 दूनी 12, 0.83 आएगा। और 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 पंजे 20, 0.75। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है हमारा, 0.82, ये सबसे बड़ा है। 82 मतलब 5/6, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट कौन आएगा, सबसे छोटा क्या है 0.25, 1/4 स्मॉलेस्ट हो गया। तो मतलब 1/4 और 5/6, 1/4 और 5/6 यही आ रहा है, 1/4 5/6। स्मॉलेस्ट तो 1/4 ही होगा। पूछा क्या है हमारा, इन में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी है, ग्रेटेस्ट 5/6 है। तो चलो सबसे बड़ी पहले बोला तो 5/6 सबसे बड़ी इसमें और इसमें है। अच्छा ठीक है 5/6 हो गया। अब इन दोनों में छोटा 1/3, 3/4 में देख लेते हैं छोटा कौन सा है। तो 1/3 वाला ये है और 3/4 वाला ये है। तो 3 मतलब 1/3, मतलब हमारा हो जाएगा ये 5/6 1/3, क्योंकि आंसर ये सही हो जाएगा। करेक्ट है, कोई बात नहीं है, सबसे छोटा तो हमारा वही होगा, लेकिन ये विकल्प में दिया ही नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। ऐसे कन्फ्यूजन आप हो सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सबसे ये आ रहा है, लेकिन हमें जो जो चूज करना है ABCD इसी में से लेना है। तो सबसे बड़ा तो हमारा 5/6 आ रहा है और सबसे छोटा ये, तो सबसे छोटा ये आ रहा है, लेकिन ये नहीं, हमें विकल्प में दिया हुआ है क्या 1/3 वाला, तो इसके बाद 1/3 भी स्मॉल ही है तो 1/3 लेते हैं। हम पॉइंट में बदल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, मतलब छोटा कौन हो गया ये हो गया, बड़ा ही कौन हो गया ऐसे। लेकिन जब भी छोटे भिन्न आ जाए तब ऐसे कर सकते हैं, एक अंतर करके दोनों के बीच में अंतर जो है वो कर सकते हैं, लेकिन छोटा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपका सही है, एकदम बढ़िया है। अब 9 10 दो क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, और वो बहुत ही मोस्ट हैं, पेपर में जरूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि ये हमें नंबर दिया हुआ है इतना, मतलब कि क्या 10,001, 20,022, 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे इतना प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही सरल सवाल है ये, और आपके 2022 के पेपर 1 में ये आया था। पेपर 1 में 2022 के सेट 1 में, 2022 के सेट 1 में आपके पूछा गया है ये प्रश्न कि इन सभी के योग में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतना प्राप्त हो जाए।
तो बहुत ही सिंपल सवाल है। इनके योग में से तो आप योग कर लीजिए, जो घटाना तो आपको जानते ही हैं। नीचे वाला क्वेश्चन बढ़िया है, पहले इसको देख लीजिए फिर बताते हैं, पेपर में ये भी आया हुआ है। तो ये कितने अंक है हमारे, 3 2 5, 3 2 5, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ भी लिख लीजिए 2 0 0 2 2 और 3 0 3 0 और 3 3 है। इतने के योग में से आप जोड़ लिए और क्या घटाया जाए, कितना प्राप्त हो जाए, तो जो भी आया 3 2 5 1 6 6 आ गया, 3 2 5 का 5 लिख लीजिए और ये 3 हो गया हमारा, ये 0 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। क्या घटाया जाए, तो सिंपल सी बात है, जो 6 0 3 5 6 है, क्या घटाया जाए, तो जो हम घटाने के लिए बोला है उसको घटा लीजिए। 3 2 5 अंक ये भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 17069। अब माइनस करने पे जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए देख भी लेते हैं हम। 16 में से 9 गया, 9 1 10 6 16 7, लास्ट में 7 2 में है, एक अंक और देखते हैं। अच्छा ये कैरी दिया था तो 4 हो गया, 14 में से 6 गया, 6 4 10 4 14 8, तो 8 7 देखिए किसमें 8 7 दिया हुआ है, 8 7 ये दिया हुआ है, मतलब हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा। आप माइनस कर लीजिएगा, पूरा माइनस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा बड़ी बात नहीं है। एक उधार देगा, 5 में से 1 गया 4, 4 भी मिल रहा है इसमें, हाँ यही होगा, 100% यही होगा। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये टाइम वाला है, जो कि दिया है 10वां प्रश्न आपके सामने है कि एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस है, बेंगलुरु से 29 जून को, बेंगलुरु से 29 जून को यहाँ पर दिया रहना चाहिए 29 जून, चलो कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा आप। एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 29 जून को 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुँचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा कुल समय बताइए। देखिए समझिएगा, बोला क्या है कि 23:55 पे चलती है और 5:20 पे पहुंचती है। देखिए 23:55 को निकली है 29 जुलाई को, 29 जून को, अच्छा 29 जून को निकली है और 5:20 पे पहुंची है, 5:20 को पहुंचती है 2 जुलाई को, ये 2 जुलाई को यहाँ पहुंचती है, ठीक है, 29 जून 2 जुलाई। तो देखिए 23:55 मतलब समझ सकते हैं कि 24 बजने वाला है, मतलब 12 बजने वाला है। अब 23:55 को हम लिख सकते हैं 11:55, 23:55 क्या लिख सकते हैं 11:55। तो देखिएगा इसको, अब देखिए 11:55 पर निकला और यहाँ पहुँचा क्या है 11:55 से 2 जुलाई को पहुँचा है 5:20 पे, तो 55 5 7, यदि हम यहाँ 12 कर ले तो यहाँ 25 करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ समझिए कि हम 29 जून को निकला है गाड़ी, 29 जून से निकला है, 29 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। अब यदि 11:55 पे यहाँ चला है तो 11:55 से 11:55 यहाँ कितना हो जाएगा 24 घंटे, 11:55 पहुँचने में, और 11:55 यहाँ पहुँचेगा तो 11:55 पे यहाँ भी हो जाएगा 1:24 और फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो 5:20 पे आ रहा है, ठीक। तो समझिए अच्छे से, देखिए 24 घंटा प्लस 24 घंटा और 5:20 का मतलब यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 घंटा 20 मिनट ये हो गया, लेकिन यहाँ 55 5 मिनट यहाँ भी हो रहा है, तो मतलब 5 घंटा 25 मिनट, 5 घंटा 25 मिनट, तो 24 24 48, 48 और 5 कितना होता है 48, 2 50, 3 53, मतलब 53 घंटा 25 मिनट। देखिए विकल्प में कौन सा दिया हुआ 53 25, 53 घंटा 25 मिनट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 23:55 पे निकला है। 23:55 का मतलब होता है कि रेलगाड़ी में जो होता है 24 तक घड़ी बजता है, 24 बजेगा तो 12 बज जाएगा। आपको एक AM तो एक PM मानना ही पड़ेगा, यदि ये AM है तो ये PM मानना ही पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं 11:55 रात हो रहा है और जस्ट 12 से हमारा दिन हो जाएगा, तो 12 से 12, 11:55 को 12 से सपोज कर लीजिए, तो 12 से 12 24 घंटा हो जाएगा, फिर 12 से 12 फिर वही रात आएगा तो 24 घंटा हो जाएगा, और फिर रात से सुबह 5 तो 24 24 48 हो गया, 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 हो गया, 20 मिनट ये तब 53 20 और 5 मिनट यहाँ बचा था 55 5 60, तो 53 मिनट 25 सेकेंड, यानी 53 घंटा 25 मिनट पूरा लगेगा बेंगलुरु से लेकर के गुवाहाटी तक आने में इसको। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आगे भी वीडियो ऐसे ही हम बनाते रहेंगे। ये हमारा CTET के लिए प्रथम वीडियो था आप लोगों की सहायता के लिए, तो ऐसे ही मैं सीरीज बाय सीरीज अब बनाता रहूँगा डेली बेसिस पे। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट अवश्य करिएगा।